हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अकाउंट्स के गुरुजी चैनल में। और आज पेश करते हैं क्लास 12 की अगली वीडियो नंबर 83। हमारी जो लास्ट वीडियो आई थी वीडियो नंबर 82, उसमें हम लोगों ने कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आई होप आप सभी लोगों ने अभी तक की सारी वीडियोस कंप्लीट देखी है कैश फ्लो स्टेटमेंट वाली सीरीज़ की। आई होप आप सभी लोगों ने हमारी सारी वीडियोस देख ली होगी कैश फ्लो स्टेटमेंट वाली सीरीज़ की। पार्ट 1 से लेके पार्ट 8 तक के सारे पार्ट अगर आप लोगों ने देख लिए हैं तो आने वाली वीडियोस में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो नंबर 83। देखिए, अभी तक हम लोगों ने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कंप्लीट किया है। आई होप आप सभी लोगों के अभी तक के सारे बेसिक्स क्लियर है। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। काफ़ी इजी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत ध्यान से देखिएगा क्या चीज़ है। जब हम लोग बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की तो यहाँ पर क्या चीज़ आती है सर। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करते हैं तो यहाँ पर वो सारी एक्टिविटीज़ आ जाती है बिजनेस की जो रिलेटेड होगी हमारे कैपिटल से। सर हम लोगों ने शेयर्स इशू किए या शेयर्स को बायबैक कर दिया, शेयर से रिलेटेड होगा। या हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर इशू किए, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर दिया, ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। कैपिटल के अलावा रिलेटेड होंगे बोरोइंग से। किससे रिलेटेड होंगे? बोरोइंग से। बोरोइंग से रिलेटेड होने का मतलब है कि हो सकता है सर हम लोगों ने डिबेंचर्स इशू किए, डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया। डिबेंचर्स एक बोरोइंग का पार्ट है। हम लोगों ने लोन लिया, लोन को रीपे कर दिया, बोरोइंग का पार्ट है। वैसे ही हम डिविडेंड दे रहे हैं, वो हमारे फाइनेंस की वजह से, अगर बात करें कैपिटल की वजह से। हम लोग इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं, हमारी जो बोरोइंग्स थी उसकी वजह से हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो ये जितनी भी चीज़ें ये किसका पार्ट होती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। हम लोगों ने हमारी जो फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो आई थी उसमें ये डिस्कस किया था कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या चीज़ें आ जाती है। सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या चीज़ें आ जाती है, आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम बात करते हैं कैपिटल एंड बोरोइंग्स के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? कैपिटल एंड बोरोइंग्स के बारे में। दो चीज़ों के बारे में बात होगी, कैपिटल एंड बोरोइंग्स। आया समझ में? देखिए, जब हम बात करते हैं कैश फ्लो फाइंड आउट करना है फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो मुझे करना क्या है? मुझे सर यहाँ पे मतलब है कैश फ्लो से। पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ जाएगा। पैसा आएगा और जाएगा जो होगा वही मुझे कंसिडर करना है। मुझे कोई प्रॉफिट कोई लॉस किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ मैं कंसिडर करूँगा कि मेरा कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। तो देखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। हम लोग बोलते हैं कि सर बिजनेस में पैसा कहाँ से आ सकता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ मतलब एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू कैपिटल एंड बोरोइंग्स। सर कैपिटल और बोरोइंग से पैसा कहाँ से आ सकता है? मैं अगर कैपिटल की बात करूँ तो दो तरह की शेयर्स होते हैं मेरे पास में। एक तो हो गया इक्विटी शेयर, एक हो गया प्रेफरेंस शेयर। अगर मैं शेयर्स इशू करता हूँ, मैं शेयर्स इशू करूंगा पब्लिक को तो मुझे पैसा मिलेगा। शेयर को इशू किया तो मुझे क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है, कैश मेरे पास रिसीव हो रहा है। तो इकोनॉमी, तो हमारे बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है? कैश बढ़ रहा है। तो यहां पर हम लोग बोलते हैं कि ऐड क्या होगा? पैसा आ कहां से रहा है? बाय इश्यू ऑफ शेयर्स, चाहे इक्विटी शेयर्स को चाहे प्रेफरेंस शेयर करो। तो यहां लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। तो जो पैसा आएगा वो मैं यहाँ लिखूंगा, इनर कॉलम में लिख दिया मैंने। ये इनर कॉलम हो गया मेरा, एक तरह से मान के चलिए मेरा इनर कॉलम है। नेक्स्ट, अब सर शेयर इश्यू किए, पैसा आया, मैंने प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए, मेरे पास पैसा आया। कैपिटल की बात हो गई, कैपिटल एंड बोरोइंग्स हम लोग बोल रहे थे। सर कैपिटल की बात तो हो गई, कैपिटल से पैसा कहाँ से आएगा? बात आती है बोरोइंग्स की। बोरोइंग्स में क्या क्या आ जाते हैं? बोरोइंग्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती है ध्यान रखिएगा। बोरोइंग्स में आ जाते हैं डिबेंचर्स, बोरोइंग्स में आ जाते हैं लोन्स, और दो चीज़ें और, एक तो होता है बैंक ओडी और एक होगा सीसी कैश क्रेडिट। ये चार चीज़ें मेरी बोरोइंग्स में कवर होगी। तो पैसा कहाँ से आ सकता है? सर हो सकता है मैं डिबेंचर्स इशू कर दूँ। मैं डिबेंचर इशू करूँगा। आप लोगों ने अगर डिबेंचर वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आप लोगों को याद होगा कि जब डिबेंचर इशू करते हैं तो पैसा आता है, हम डिबेंचर देते हैं और पैसा रिसीव करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स। अगर हम डिबेंचर्स इशू करेंगे तो भी पैसा आएगा। ठीक बात है साहब। नेक्स्ट, डिबेंचर्स हो गया। लोन्स, अगर मैं लोन लूँगा, अगर मैंने बैंक से लोन लिया या मैंने किसी और पब्लिक बोरोइंग्स करी तो मेरे पास पैसा आएगा। पैसा आएगा तो कैश का इनफ्लो रहा है, ऐड करना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे
लोन्स टेकन, अगर कोई भी लोन लिया है, चाहे आपने शॉर्ट टर्म लिया है चाहे लॉन्ग टर्म लिया है, जो भी लोन्स लेंगे उसका पैसा यहाँ आएगा। नेक्स्ट बात आती है सर बैंक ओडी और सीसी। सर मेरे पास में लास्ट ईयर मान के चलिए मुझे बैंक ओडी के अमाउंट्स दे रखें 31 मार्च 19 और 31 मार्च 20। लास्ट ईयर मेरा बैंक ओडी था 20,000, करंट ईयर में बैंक ओडी हो गया 45,000। बैंक ओडी का मतलब पता है ना क्या होता है? चलो बता देता हूँ। बैंक ओडी क्या होता है कि सर बैंक अपने रेगुलर कस्टमर्स को और अच्छे कस्टमर्स को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो अपने अकाउंट में से जितना पैसा जमा है उससे ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, जितना पैसा उनका जमा है उससे ज़्यादा पैसा क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, ओवरड्रॉ कर सकते हैं। मतलब सर अगर मान लीजिए किसी बिजनेस का बैंक में 10,000 डिपॉजिट है और वो बैंक का रेगुलर कस्टमर है, बैंक ने उसको ओडी दे रखी है, ओडी लिमिट प्रोवाइड कर रखी है। बैंक ने बोला भाई सर हम आपको 50,000 की ओडी लिमिट देते हैं। मतलब क्या, अगर आपको चाहिए तो आप अपना जो पैसा जमा है उससे 50,000 ज़्यादा निकाल सकते हैं। मतलब अगर उस आदमी का बैंक बिजनेस, किसी भी बिजनेस का बैंक के अंदर 10,000 जमा है, वो चाहे तो 60,000 तक विड्रॉ करके ले जा सकता है। आया समझ में? तो जो 50,000 एक्स्ट्रा निकाला वो ओवरड्राफ्ट कहलाता है। आप लोगों ने 11th में कैश बुक में ये चीज़ पढ़ी होगी। आया समझ में? तो मैंने बोला कि सर पहले मेरा कितना बाकी था, वो बैंक ओडी इज ए लाइबिलिटी, सर पैसा चुकाना पड़ेगा। हम जो बैंक ओडी लेते हैं, मैंने 50,000 विड्रॉ कर लिया, मुझे वो पैसा रीपे तो करना है, तो जो पैसा रीपे करना है वो मेरे लिए क्या हो गई, लाइबिलिटी। पहले कितना था 20, अभी कितना हो गया 45। पहले 20,000 निकाला हुआ था, अभी 45,000 निकाला हुआ है, तो मैंने एक्स्ट्रा कितना निकाला 25,000। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग इंक्रीज इन बैंक ओडी और सीसी। बैंक ओडी या सीसी अगर बढ़ रहा है तो वो सीसी भी सेम होता है, कैश क्रेडिट एक लिमिट प्रोवाइड होती है, आप उतना ज़्यादा कैश विड्रॉ कर सकते हो बिजनेस में से, बैंक में से। आया समझ में? ये कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। ओपनिंग क्लोजिंग आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हमने उन्हें क्या किया है, पैसा विड्रॉ किया है। आया समझ में? बिजनेस के अंदर पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है। हम शेयर्स दे दें, पैसा आ जाए, हम डिबेंचर्स इशू करें, पैसा आएगा, लोन लेंगे, पैसा आएगा, हमारी सीसी या ओडी की लिमिट बढ़ गई तो पैसा आएगा। आया समझ में? ठीक है सर, ये हमारा जो पैसा आया, ये जो भी पैसा हमारा आया, इस पैसे को हम लोग यहाँ लिख देंगे, इनफ्लो को हम लोग पॉजिटिव में लिख देंगे। अब बात आती है कि सर हमारा पैसा जाता कहाँ कहाँ पर है, हमारे फंड्स यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। सर मैं अगर बात कर रहा हूँ कैश का आउटफ्लो कहाँ कहाँ होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, सोचने की कोशिश करना। सर अगर मैं क्या करूं, प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं, जैसे मैं बात करता हूं कैपिटल और बोरोइंग्स की। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स अगर मैं रिडीम कर दूं, मैंने प्रेफरेंस शेयर इशू किए तो बोला था कि 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद हम इन प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करेंगे। तो जब प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया जाएगा, पैसा बाहर जाएगा। रिडीम करना मतलब रीपे करना, रिडेम्पशन मतलब रीपेमेंट, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अगर ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर्स का रीपेमेंट। अगर मैं प्रेफरेंस शेयर्स को रीपे कर रहा हूँ, पैसा बाहर जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे लेस रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक बात है सर। जैसे प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए वैसे ही डिबेंचर्स का भी रीपेमेंट हो सकता है। आप डिबेंचर्स एक लोन इंस्ट्रूमेंट होते हैं। डिबेंचर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स इज ए लोन इंस्ट्रूमेंट। तो सर जब भी आप डिबेंचर्स इशू करते हैं, आपके पास पैसा आता है, डिबेंचर एक लोन की तरह आपके पास पैसा पड़ा है, डिबेंचर का जो पैसा है वो लोन की तरह पड़ा है, मतलब आपको फ्यूचर में उसे रीपे करना पड़ेगा। तो जब आप रीपे करोगे और पैसा बाहर जाएगा, वो यहाँ आउटफ्लो में आएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक बात है सर। सर बात हो गई प्रेफरेंस शेयर की, बात हो गई डिबेंचर्स की, बात हो गई। इक्विटी का क्या करें? सर आप लोगों ने एक टर्म पढ़ी होगी बायबैक ऑफ शेयर्स, वैसे आपके कोर्स में नहीं है बट समझा देता हूं। बायबैक ऑफ शेयर्स क्या होता है, बहुत सी बार कंपनी क्या करती है, मार्केट में से खुद के शेयर खरीद लेती है। वैसे कंपनी जो शेयर्स इशू करती है वो शेयर्स को एक नॉर्मल जो पब्लिक होती है वो खरीदती है। अब अगर कंपनी को लगता है कि मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा हो गया, कंपनी के ओनर्स बहुत ज़्यादा हो गए, शेयर होल्डर्स बहुत ज़्यादा हो गए, कंपनी की कैपिटल बहुत हो गई, मार्केट में कैपिटल कम करनी है, कंपनी क्या करेगी, मार्केट में खुद के शेयर्स खरीद लेगी। कंपनी ने अगर खुद के शेयर्स खरीद लिए तो कंपनी का पैसा कंपनी के पास, कंपनी की जो कैपिटल वो क्या हो जाएगी, कम।
तो अगर कंपनी ने शेयर्स का बायबैक किया, क्या किया, बायबैक, आपको ये चीज क्वेश्चन में क्लियर बोली होगी, बट अगर क्वेश्चन में बोला है कि बायबैक किया है, बायबैक करने का मतलब क्या है, कैपिटल क्या हो रही है, कम, तो यहां लिखेंगे लेस बायबैक ऑफ शेयर्स। अगर कंपनी शेयर्स को बायबैक कर रही है उस केस में कैपिटल कम हो जाती है, हमें पैसा देना पड़ता है, पैसे का आउटफ्लो होता है। आया समझ में? ठीक बात है सर, ये तीन चीजें तो माइनस हो गई, बहुत बेसिक सी। सर हमने लोन लिया था, हम लोगों ने लोन लिया, पैसा आया, अगर लोन रीपे कर दिया तो पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा? हम लोगों ने लोन लिया तो पैसा आया, लोन रीपे किया तो पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो यहां लिखेंगे रीपेमेंट ऑफ लोन्स। अगर आप लोगों ने रीपेमेंट किया है लोन का, पैसा बाहर जा रहा है, और पैसा अगर बाहर जा रहा है तो कैश का आउटफ्लो होते ही कैश क्या हो जाएगा, कम है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा सर। ठीक बात है। अब बात आती है कि सर अगर मैं किसी एक्सपेंस का पेमेंट कर रहा हूं जो इन चीजों से रिलेटेड है, अगर मैं बात करूं शेयर से रिलेटेड कौन सा खर्चा है, सर शेयर से रिलेटेड मेरा जो एक खर्चा है वो होता है डिविडेंड का, मुझे डिविडेंड पे करना पड़ता है। अगर कंपनी ने डिविडेंड पे किया, दो तरह का डिविडेंड होता है, आप लोगों ने ऑपरेटिंग में पढ़ा था, कौन कौन सा, प्रपोज डिविडेंड कौन से ईयर का कर लेते हैं हम लोग, लास्ट ईयर का, और इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का। आपको याद है हम लोगों ने प्रपोज्ड डिविडेंड जो लास्ट ईयर का था उसे ऑपरेटिंग में प्लस किया, और इंटरिम डिविडेंड जो करंट ईयर का था उसे भी ऑपरेटिंग में क्या किया, प्लस। क्यों? क्योंकि सर उसकी वजह से सरप्लस कम हो गया, तो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्या किए ने, प्लस किया। अब वहां प्लस किया, यहां क्या करना पड़ेगा, माइनस। क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि जब मैं डिविडेंड का पेमेंट करूंगा पैसा बाहर जाएगा, और पैसा बाहर जाएगा तो कैश कम हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड पेड, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रीवियस ईयर, ये पैसा बाहर गया इसलिए माइनस करना पड़ेगा। यहां पर हम लोगों ने ऐड क्यों किया था ऑपरेटिंग में, मैंने समझाया था, ऑपरेटिंग में ऐड इसलिए किया क्योंकि सर जब हम डिविडेंड देते हैं तो हमारा सरप्लस क्या हो जाता है, कम, तो सरप्लस को बढ़ाना पड़ेगा हमारे को, इसलिए हम लोगों ने ऐड किया। ऑपरेटिंग में डिविडेंड ऐड होता है, फाइनेंसिंग में क्या होगा, माइनस। आया समझ में? नेक्स्ट, प्रपोज डिविडेंड ऐड हुआ, सॉरी लेस हुआ, वैसे ही इंटरिम डिविडेंड ये भी क्या होगा, माइनस होगा। ठीक बात है सर। इसके अलावा डिबेंचर्स पे कौन सा खर्चा होता है, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट देते हैं कि नहीं देते हैं, देते हैं सर। लोन्स पे इंटरेस्ट देते हैं कि नहीं देते हैं, देते हैं। बैंक ओडीएस सीसी पे ब्याज दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, सर इंटरेस्ट इज पेड ऑन डिबेंचर्स, लोन्स, बैंक ओडी एंड सीसी। तो जब भी हम लोग इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे हमारा कैश का क्या होगा, आउटफ्लो, और कैश का आउटफ्लो हुआ, कैश हो गया कम, तो करना पड़ेगा माइनस। आपको याद है हम लोगों ने इंटरेस्ट को भी ऐड किया था, नेट प्रॉफिट में ऐड किया था इंटरेस्ट एक्सपेंस, याद है बच्चा? हम लोगों ने इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या किया था, ऐड किया था। तो वहां जो इंटरेस्ट का खर्चा ऐड किया, क्योंकि मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट से मतलब था इसलिए ऐड किया, और यहाँ पे मुझे कैश फ्लो से मतलब है। ये इंटरेस्ट का खर्चा क्यों हो रहा है, क्योंकि सर ये डिबेंचर्स हैं, लोन्स हैं, इनकी वजह से हुआ। डिबेंचर और लोन कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग, तो उनका जो खर्चा है वो भी कौन सी एक्टिविटी में आएगा, फाइनेंसिंग। इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं, यहाँ इंटरेस्ट पेड आएगा। हमने कितना पे किया, खर्चा तो 1 लाख, आपने पे किया 80,000, एक्सपेंस तो हुआ 1 लाख का, पर आपने पेमेंट किया 80,000, 20,000 पे करना बाकी है। 80 का पेमेंट किया, 20 इज स्टिल रिमेनिंग, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 80 माइनस करेंगे। क्लियर हुआ? इंटरेस्ट पेड किस किस पे, ऑन डिबेंचर्स, लोन्स, बैंक ओडी और सीसी, जो इंटरेस्ट का पेमेंट किया वो होगा माइनस। ठीक बात है सर। सर बैंक ओडी और सीसी बढ़ा तो हम लोगों ने प्लस किया, अगर कम हो गया तो क्या करेंगे, माइनस। यहां लिखेंगे डिक्रीज इन बैंक ओडी और सीसी। अगर डिक्रीज हुआ है इसका मतलब हम लोगों ने रीपेमेंट कर दिया होगा, ओवरड्राफ्ट या सीसी का रीपेमेंट किया तो कैश गया होगा, इसलिए क्या करना है, माइनस करना है। उसके अलावा कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, उसके अलावा जो एक्सपेंसेस होंगे उसमें आएगा एक तो शेयर इशू एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस, ये आपका खर्चा, शेयर्स को इशू करने का जो भी खर्चा है वो क्यों खर्चा हुआ, क्योंकि सर शेयर्स इशू किए, और शेयर इशू करना कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग, तो शेयर इशू एक्सपेंसेस भी कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग। ठीक बात है सर।
वैसे ही अंडरराइटर्स का कमीशन, अंडरराइटर्स का कमीशन, अंडरराइटर्स को पैसे क्यों देते हैं? ताकि हमारे जो शेयर्स हैं, हमारे जो डिबेंचर्स है, वो मार्केट में पब्लिक अप्लाई कर सके, वो मोटिवेट करे पब्लिक को, तो पब्लिक अप्लाई करेगी, इसलिए उनको कमीशन दिया जा रहा है। तो अंडरराइटर्स को जो कमीशन दे रहे हैं वो क्यों हो रहा है? इन चीज़ों की वजह से हो रहा है, कैपिटल डिबेंचर्स की वजह से हो रहा है। इसलिए इन चीज़ों पे जो खर्चा हुआ वो उसका आउटफ्लो माइनस करना पड़ेगा। कौन सी एक्टिविटी में? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। आया समझ में? नेक्स्ट, और एक खर्चा अगर आपको क्वेश्चन में फाइनेंस कॉस्ट कहीं दिखता है, फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड कोई खर्चा अगर आपको स्पेशली अलग से दिखता है, फाइनेंस कॉस्ट क्वेश्चन में कहीं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिख गया, तो आप उसे भी क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ये सब चीज़ें माइनस होगी। इसका टोटल हम लोगों ने माइनस किया, ये जो अमाउंट आया ये अमाउंट कहलाएगा कैश फ्लो। पॉजिटिव आया तो फ्लो, अदरवाइज क्या लिखेंगे? यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पॉजिटिव आया तो, नेगेटिव आया तो कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आ गया समझ में? बहुत आसान है। पैसा कहाँ से आ रहा है उसे प्लस करना है, पैसा कहाँ जा रहा है उसे माइनस करना है। दिमाग में एक चीज़ बैठा के रखो, दो चीज़ें हैं जिस पे मेन फोकस करना है। दो चीज़ें कौन कौन सी जिस पे मेन फोकस करना है? एक तो कैपिटल और एक बोरोइंग। कैपिटल में भी दो तरह की, एक इक्विटी शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर। बोरोइंग 4 जगह से हो सकती है। कौन कौन सी जगह से? एक तो डिबेंचर से, लोन, बैंक ओडी और सीसी। आया समझ में? ये 6 चीज़ों में से कुछ होगा। अगर शेयर इश्यू किए पैसा आएगा, डिबेंचर इश्यू किए पैसा आएगा, आपने लोन लिया पैसा आएगा, बैंक ओडी बढ़ गया पैसा आएगा। जाएगा कब? शेयर का रीपेमेंट कर दिया, रिडेम्पशन कर दिया प्रेफरेंस शेयर का, पैसा जाएगा। इक्विटी शेयर्स को बायबैक कर लिए, पैसा जाएगा। डिबेंचर्स का रीपेमेंट किया, पैसा जाएगा। बैंक लोन का रीपेमेंट किया, पैसा जाएगा। बैंक ओडी सीसी कम हो गई, पैसा जाएगा। आया समझ में? इनके खर्चे, शेयर पे कौन सा खर्चा? डिविडेंड का, दोनों तरह के डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, दोनों खर्चे यहाँ क्या होंगे? माइनस, जो ऑपरेटिंग में प्लस हुए थे। उसके अलावा डिबेंचर्स और लोन्स पे कौन सा खर्चा होता है? इंटरेस्ट का। जो इंटरेस्ट हम लोगों ने ऑपरेटिंग में प्लस किया, वहाँ एक्सपेंस प्लस किया, यहाँ मुझे मतलब है पेड से। किससे मतलब है? पेड। आया समझ में? उसके अलावा शेयर्स और डिबेंचर्स से होने वाला जो भी खर्चा है, चाहे आप शेयर का इश्यू एक्सपेंसेस कहो, अंडरराइटिंग कमीशन कहो, चाहे आप कहो कि सर मेरा क्या बोलते हैं फाइनेंस कॉस्ट के नाम से कोई खर्चा है, जितना भी एक्सपेंस है वो क्या होगा? माइनस होगा। बहुत आसान है। मैंने बोला कैपिटल और बोरोइंग्स पे फोकस करना है, उसके अलावा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कुछ नहीं आता है। कैपिटल एंड बोरोइंग्स, कैपिटल में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। आया समझ में? बोरोइंग्स में 4 चीज़ें हो सकती है, डिबेंचर, लोन, बैंक ओडी, सीसी। इनको 6 चीज़ों को कंसिडर करना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी तैयार हो जाएगा आप लोगों का। आया समझ में? एक बार फटाफट पॉज करके इसे नोट डाउन करो, इसमें कुछ और चीजें समझानी है वो समझाता हूं फास्ट। देखिए, अब कुछ और चीजें पढ़ते, इसको थोड़ा सा डिटेल में और समझते हैं, बहुत मजा आएगा। देखिए, हाथ में रंग बिरंगा पेन ले लीजिए, कुछ चीजें मार्क करनी पड़ेगी। मार्क करते हैं सर। देखिए, यहां पे मैंने एक चीज बोली है, हम लोगों को किस किस से मतलब है? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, लोन, बैंक ओडी, सीसी, इन चीजों से हमें मतलब है। अब बात आती है कि सर आप लोगों को एक चीज़ पता होगी कि जो हमारी इक्विटी शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल है, हमारा जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, और हमारे जो डिबेंचर्स हैं, ये जब हमें बैलेंस शीट में गिवन होंगे, कहाँ गिवन होंगे? बैलेंस शीट में। ये जब भी बैलेंस शीट में दिखेंगे, ये कौन सी वैल्यू पे शो होंगे? फेस वैल्यू पे। ये तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर की बात करें या डिबेंचर्स की बात करें, ये चीज़ें किस पे शो होती है बुक में? फेस वैल्यू पे शो होती है। आप लोगों ने शेयर कैपिटल वाली वीडियोस देखी होगी, आप लोगों को पता है कि शेयर कैपिटल किस में शो होगी? फेस वैल्यू पे। वैसे ही डिबेंचर्स भी किस में शो होते हैं? फेस वैल्यू पे शो होते हैं सर। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि सर हमने इक्विटी शेयर क्या कितने में इशू किए, प्रेफरेंस शेयर कितने में इशू किए, उससे बैलेंस शीट में कहीं कोई इफेक्ट पड़ता है क्या सर? सर बैलेंस शीट में हम लोग कैपिटल तो हमेशा फेस वैल्यू पे ही शो करते हैं। बात आती है कि सर अगर हम बात करें शेयर्स की, किसकी बात करते हैं? शेयर्स की। शेयर्स को हम लोग पार पे भी इशू कर सकते हैं और प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हैं। शेयर्स को जब बात करें तो पार पे और प्रीमियम पे दोनों पे इशू कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया, एक बात मुझे बताओ कि हमारे पास पैसा कितना आएगा? देखो, शेयर की फेस वैल्यू मान लीजिए 10, शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू है। हमने शेयर को इशू किया 12 रुपीज़ में। कितने में इशू किया? 12।
कंपनी को पैसा कितना मिलेगा, 10 मिलेगा कि 12 मिलेगा। कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू तो 10 है, बट कंपनी के पास पैसा कंपनी ने 12 मंगवाया, तो कंपनी को पैसा कितना मिलेगा, 10 या 12? बिल्कुल सर 12 मिलेगा। पर मेरी बैलेंस शीट में मुझे क्या शो हो रही है, फेस वैल्यू शो हो रही है। ठीक बात है सर। सर आपने यहाँ बोला कि सर हमें यहाँ पर मतलब किससे, प्रोसीड्स से। किससे मतलब है, प्रोसीड्स से मतलब है, मतलब पैसा कितना आ रहा है। तो सर यहाँ एंट्री 10 के हिसाब से होगी कि 12 के हिसाब से होगी? सर 12 के हिसाब से होगी। मतलब मुझे यहाँ फेस वैल्यू से मतलब नहीं है, मुझे यहाँ मतलब है किस चीज़ से, इशू प्राइस से, कितने में इशू किया। क्योंकि सर जितने में इशू किया होगा उतना ही पैसा कंपनी के पास आया समझ में। तो हम लोग, आप लोग यहाँ पर लिख देंगे आईपी का मतलब इशू प्राइस। हमें यहाँ पर किससे मतलब होगा, इशू प्राइस से मतलब है। आप लोगों ने शेयर इशू किए, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, कुछ भी इशू किया, 10 का शेयर 12 में इशू किया, तो मुझे यहाँ पर लिखना क्या है, 12 के हिसाब से एंट्री करनी है। आया समझ में, क्लियर हुआ? ठीक बात है सर। सर मुझे एक चीज़ और समझनी है कि हम लोग बैलेंस शीट में जो शेयर्स रिकॉर्ड करते हैं वो शो करते हैं फेस वैल्यू पे। किस पे शो करते हैं, फेस वैल्यू पे। पर सर हमने इशू तो ज़्यादा में किया, तो एक्स्ट्रा अमाउंट कहाँ गया। हम लोग अगर 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू का शेयर 12 रुपीज़ में इशू करते हैं, 10 का शेयर कितने में दे रहे हैं, 12 में दे रहे हैं। 10 का शेयर अगर आप 12 में दे रहे हो तो 2 रुपये जो है वो हमारा जाता है किस में, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। आप लोगों ने पढ़ा है हमारा ये पैसा कहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व SPR में जाता है। इसका मतलब सर अगर आपको क्वेश्चन में SPR दिखता है और SPR अगर इंक्रीज हो रहा है, मतलब हमें प्रीमियम रिसीव हुआ, और प्रीमियम रिसीव हुआ इसका मतलब कहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। समझा देता हूँ, समझो एक एग्जाम्पल के तौर पे समझना। एग्जाम्पल, आपको क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट की 2 चीज़ें गिवन है। एक तो आपको बोला है इक्विटी शेयर कैपिटल 31 मार्च 19, 31 मार्च 20। आपको शेयर कैपिटल पहले की दे रखी है 5 लाख, करंट ईयर की दे रखी है 6 लाख। आपको क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस भी गिवन है। किस चीज़ का बैलेंस गिवन है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस गिवन है। अब देखो लास्ट ईयर का सिक्योरिटीज प्रीमियम में मान लीजिए 40,000, करंट ईयर का सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है, 60,000। मुझे एक चीज़ बताना, अगर सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन है आप क्या बोलोगे, सर कैपिटल पहले 5 लाख की थी, अभी कितनी हो गई, 6 लाख, कैपिटल बढ़ गई, मतलब पैसा आया कि नहीं आया, आया। तो हम लोग 1 लाख तो यहाँ लिखेंगे। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को देखो, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व पहले 40 था, अभी 60 हो गया, SPR बढ़ गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व बढ़ गया। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व तभी आता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब हम लोग किसी भी सिक्योरिटी को प्रीमियम पे इशू करें, चाहे आप शेयर प्रीमियम पे दो, चाहे आप डिबेंचर प्रीमियम पे दो। अगर आप शेयर्स या डिबेंचर्स प्रीमियम पे दोगे तो कंपनी के पास SPR आएगा। तो कंपनी को SPR मिला सर कितना, 60 अभी हो गया, पहले 40 था, 20,000 का SPR मिला, मतलब पैसा आया होगा। तो हम लोग जब यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे तो यहाँ अमाउंट कितना लिखेंगे, 1 लाख तो कैपिटल का और 20,000 प्रीमियम का। आ गया समझ में, क्लियर है। यहाँ पर अगर 2 प्रेफरेंस शेयर भी होता, डिबेंचर भी होता और SPR सिर्फ एक ही होता तो हम लोग क्या करते, इंक्रीज इन SPR को अलग से लिख देते। आ गया समझ में। हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तब इस चीज़ को और अच्छे से समझाऊंगा। एक एग्जांपल बता देता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं, कि सर हमारे को क्वेश्चन में बोला इक्विटी शेयर कैपिटल के आगे डिबेंचर्स भी गिवन है। डिबेंचर्स लास्ट ईयर 4 लाख के थे, अभी हो गए 7 लाख के। डिबेंचर्स कितने के हो गए, 7 लाख के। क्वेश्चन में आपको SPR भी दिया हुआ है, SPR पहले 40 का था, अभी कितना हो गया, 60। SPR 40 से 60 हो गया। अब सर यहाँ बाइफर्केशन भी नहीं गिवन है। क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मान लो कुछ नहीं बोला, क्या करेंगे, शेयर बढ़ गए, 1 लाख रुपीज़ के शेयर बढ़ गए, मतलब पैसा आया, सर यहाँ लिखेंगे इनफ्लो में, ठीक बात है। डिबेंचर बढ़ गए कितने के, 3 लाख रुपीज़ के, पहले 4 लाख था, अभी 7 लाख है, डिबेंचर्स बढ़ गए सर, मतलब पैसा आया होगा तो 3 लाख रुपीज़ यहाँ लिखना है। 20,000 का SPR बढ़ गया। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला कि किसको इश्यू किया प्रीमियम पे, इक्विटी शेयर को किया या डिबेंचर्स को किया। आप लोग क्या करेंगे, 1 लाख अलग से लिखेंगे, ये 1 लाख शेयर में लिखेंगे, 3 लाख डिबेंचर में लिखेंगे, और आप यहाँ लिख देंगे इंक्रीज इन SPR। क्या लिख देंगे, इंक्रीज इन SPR। ये कितना लिख देंगे, 20,000। तो 3 लाख प्लस 1 लाख, 4 लाख प्लस 20, 420 आ जाएगा। आया समझ में, क्लियर हुआ कंसेप्ट। बात आई कि सर जब भी हम लोग
शेयर्स के प्रोसीड्स की बात करते हैं, यहाँ पर प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर, मुझे फेस वैल्यू से मतलब नहीं है, मुझे मतलब किससे है, इश्यू प्राइस से। शेयर को अगर आपने प्रीमियम पे इश्यू किया तो प्रीमियम को कंसिडर करना पड़ेगा, और प्रीमियम कहाँ पर शो होगा, SPR में। तो यहाँ आप लिख लीजिए बेटा इश्यू प्राइस, लिखा, क्लियर हुआ सर। अब बात करते हैं डिबेंचर्स की। सर अगर आप लोगों ने डिबेंचर्स का चैप्टर पढ़ लिया तब तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़ा तो डिबेंचर्स के बारे में बता देता हूँ। ये जो डिबेंचर्स होते हैं, कंपनी इससे पार पे इश्यू कर सकती है, कंपनी इससे प्रीमियम पे इश्यू कर सकती है, और कंपनी इसे डिस्काउंट पे भी इश्यू कर सकती है। डिबेंचर्स को कंपनी पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पर भी इश्यू कर सकती है। डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। शेयर डिस्काउंट पे इश्यू नहीं हो सकते, डिबेंचर्स हो सकते हैं। ठीक बात है सर। सर मुझे एक चीज़ समझनी है, यहाँ पर मैंने लिखा प्रोसीड्स, यहाँ क्या लिखा, प्रोसीड्स, प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, यहाँ पर लिखा प्रोसीड्स। सर यहाँ पर भी मुझे किससे मतलब होगा, मैंने डिबेंचर कितने में दिया। अगर मैंने 10 रुपीज़ का डिबेंचर 10 रुपीज़ में दिया तो यहाँ पर 10 के हिसाब से आएगा। 10 रुपीज़ का डिबेंचर अगर मैं 10 पे दे रहा हूँ, इश्यू भी 10 में कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर मतलब किससे है, 10 से मतलब है, इश्यू प्राइस से ही मतलब है। मैंने अगर 10 रुपये की फेस वैल्यू का डिबेंचर इश्यू किया 15 में, कितने में दिया, 15 में, पैसा कितना आया मेरे पास, 15, तो यहाँ पर मुझे किससे एंट्री करनी पड़ेगी, 15 से एंट्री करनी पड़ेगी। मैंने 10 रुपये का डिबेंचर, फेस वैल्यू 10 रुपये है, मैंने इश्यू किया 9 रुपये में, कितने में इश्यू किया, 9 रुपये में इश्यू किया। 10 रुपये का डिबेंचर 9 में दिया। डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे दे सकते हो साहब, बात खत्म हो गई। 10 का डिबेंचर 9 में दिया, कंपनी को पैसा कितना मिल रहा है, 9 रुपये, तो यहाँ एंट्री कितने से होगी, 9 रुपये से होगी। सर सिंपल सी चीज़ एक समझा दीजिए कि हम एंट्री किससे करेंगे, हम लोग यहाँ पर अमाउंट कौन सा लिखेंगे, इश्यू प्राइस का लिखेंगे, फेस वैल्यू से मतलब नहीं है, यहाँ पर आएगा इश्यू प्राइस। आ गया समझ में, क्लियर हुआ। सेम वही कंसेप्ट जो आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होगी उसके हिसाब से आपको यहाँ पर अमाउंट लिखना पड़ेगा। क्लियर हुआ, यहाँ तक सभी को समझ में आया, ठीक बात है सर। अब बात आती है कि सर ये दो चीज़ें तो समझ में आ गई कि अगर हम लोगों ने शेयर और डिबेंचर इश्यू किए तो मुझे इश्यू प्राइस देखनी है, फेस वैल्यू से मुझे मतलब नहीं है। क्वेश्चन में हाँ अगर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला नहीं है, SPR नहीं है, तो जो गिवन है उससे काम चलाना पड़ेगा, बट दिमाग में रखना कि इश्यू प्राइस से मतलब है। सर यहाँ तक तो कुछ समझ दिक्कत नहीं आई, बहुत अच्छे से आ गया समझ में। अब चलते हैं आगे। सर ये जो प्रेफरेंस शेयर है, ये प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स, इनके बारे में बोला है कि इनको रिडीम कर रहे हैं। आपके बुक में एक चैप्टर है, आपकी जो कंपनी अकाउंट्स वाली बुक है उसका एक चैप्टर है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। हालांकि इस साल वो चैप्टर पूरा नहीं आ रहा है, बट फिर भी उसके कुछ बेसिक्स आ रहे हैं। तो हम लोग एक काम करेंगे, जब हम डिबेंचर्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे इस चीज़ को और अच्छे से समझाऊंगा। अभी एक चीज़ समझ लीजिए कि कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर को, कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर्स को और डिबेंचर्स को, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स, मैं इक्विटी शेयर की बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स की। कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स को जब रीपे करती है, क्या करेगी, रीपे करेगी मतलब रिडीम करेगी। जब कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करेगी तो किस पे कर सकती है, कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम या तो पार पे कर सकती है या प्रीमियम पे कर सकती है। कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किस पे कर सकती है, पार या प्रीमियम। सर एक बार मतलब समझा तो रिडीम का, देखो कंपनी ने शेयर इश्यू किया, कंपनी ने डिबेंचर इश्यू किया, मान लीजिए फेस वैल्यू है 100 रुपीज़, कितने का फेस वैल्यू है 100, कितने में भी दिया मतलब नहीं है, जितने में दिया होगा वो यहाँ पर आ गया होगा। कंपनी ने डिबेंचर जो दे रखे उसकी फेस वैल्यू कितनी है 100। कंपनी ने जब डिबेंचर इश्यू किए होंगे, कंपनी ने कहा होगा कि हम लोग जब रीपेमेंट करेंगे हम लोग आपको 100 वापस रीपे करेंगे, मतलब हम रिडीम किस पे करने वाले हैं, फेस वैल्यू पे करने वाले हैं। तो पैसा कितना बाहर जाएगा, 100 रुपीज़ पर डिबेंचर बाहर जाएगा, ठीक बात है सर। तो यहाँ पे मुझे अमाउंट कौन सा लेना है, रीपेमेंट अमाउंट, कौन सा अमाउंट लेना है, रीपेमेंट। मैं रीपेमेंट कितने से कर रहा हूँ, आया समझ में। नेक्स्ट, कंपनी चाहे तो अपने डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर को प्रीमियम पे रिडीम कर सकती है। मतलब कंपनी ने बोला कि हम डिबेंचर दे रहे हैं आपको, कितने का, 100 रुपीज़ का डिबेंचर है। जब हम आपको रीपेमेंट करेंगे डिबेंचर्स का, हम आपको 105 के हिसाब से रीपेमेंट करेंगे। किसके हिसाब से करेंगे, 105 के हिसाब से। कंपनी के लिए डिबेंचर बुक्स में कौन सी वैल्यू पे शो हो रहे, फेस वैल्यू पे। कंपनी के डिबेंचर्स कौन सी वैल्यू पे शो हो रहे, फेस वैल्यू पे। जब कंपनी रीपेमेंट करेगी पैसा कितना जाएगा, 105, फेस वैल्यू 100 है, पैसा कितना जा रहा है 105।
कैश का आउटफ्लो कितना होगा 105। तो मुझे यहाँ पर मतलब किससे है कि सर कंपनी रीपेमेंट कितने से कर रही है, कंपनी क्या कर रही है, रीपेमेंट कितने से कर रही है। तो कंपनी जितना रीपे कर रही है, कंपनी रीपेमेंट डिस्काउंट पे नहीं कर सकती, इशू डिस्काउंट पे हो सकता है, रीपेमेंट कैन नॉट बी एट डिस्काउंट। आया समझ में। तो बात आती है कि सर अगर कंपनी ने रिडेम्पशन करते वक्त अगर प्रीमियम पे दिया है तो आपको प्रीमियम भी कंसिडर करना पड़ेगा। कंपनी ने अगर प्रीमियम पे रिडीम किया तो प्रीमियम आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे क्या चीज, रीपेमेंट अमाउंट। आप लिख लीजिए मेरे साथ साथ में, रीपेमेंट अमाउंट। आया समझ में। ये चीज आपको क्वेश्चन में गिवन होगी कि कंपनी ने डिबेंचर्स को कितने पे रिडीम किया, पार पे किया या प्रीमियम पे किया। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं, थोड़े से वो टिपिकल हैं। हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे मैं आपको चीज़ समझाऊंगा कि कैसे पता लगाना है कि प्रीमियम पे है कि पार पे है। आया समझ में। आप सिर्फ अभी ये जान लीजिए कि जब भी हम लोग डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन करेंगे वो पेमेंट अमाउंट कितना आएगा, रीपेमेंट अमाउंट, फेस वैल्यू नहीं आएगी, कितना रीपे किया उससे मतलब है। आया समझ में। इशू करेंगे तो किससे मतलब है, पैसा आएगा तब किससे मतलब है, इशू प्राइस से। रीपेमेंट करते वक्त रीपेमेंट अमाउंट कितना है उससे मतलब है। क्लियर हुआ। ये कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि सर हम लोग यहाँ पर इशू प्राइस कंसिडर करते हैं, फेस वैल्यू से मतलब नहीं है, कितने में दिया उससे मतलब है इशू प्राइस, और यहाँ पर रीपेमेंट का अमाउंट कितना रीपे किया उससे मतलब है। फेस वैल्यू में जो वैल्यू लिखी हुई है उसको छोड़ दो, आपने रीपेमेंट कितना किया वो देखो। कुछ नहीं बोला तब तो फेस वैल्यू है, बट अगर कुछ बोला है तो आपको वो कंसिडर करना पड़ेगा। क्लियर हुआ। एक बार ये चीज़ आप नोट डाउन कर लो, फटाफट पॉज करके कुछ और बात कर दी आगे फास्ट। चलिए अब देखते हैं गुरुजी के मूल मंत्र, ऐसी चीज़ें जिनको आपको याद रखना ज़रूरी है जब भी आप लोग कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाएंगे। क्या क्या चीज़ें हैं, ध्यान देते हैं। सर कुछ 3 पॉइंट तो ऐसे जिन्हें आपको कंसिडर नहीं करना है जब भी आप लोग कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी बना रहे हैं। कौन कौन सी चीज़ें कंसिडर नहीं करनी है। इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। जब भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि हमने शेयर्स को इशू किया है, वो फुल्ली पेड बोनस है, मतलब आपको मान लीजिए इक्विटी शेयर्स गिवन है क्वेश्चन में, आपको इक्विटी शेयर कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है, और आपको क्वेश्चन में बोला लास्ट ईयर शेयर थे 4 लाख के, करंट ईयर में शेयर हो गए 5 लाख के, ये करंट ईयर ये प्रीवियस ईयर। आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोल दिया कि सर ये जो 1 लाख के शेयर्स है ये हमने क्या इशू किए, फुल्ली पेड बोनस इशू किए। ये 1 लाख जो बढ़ा वो क्या इशू किया, फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू किया। तो आप लोगों को ये 1 लाख जो बढ़ा है इसे कंसिडर नहीं करना है, इससे कोई कैश का इनफ्लो नहीं हुआ है। कंपनी फुल्ली पेड बोनस शेयर अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू करती है बिना किसी कैश के। कंपनी बोलती है कि सर आपके पास पहले से शेयर पड़े, हम लोग आपको थोड़े और शेयर दे रहे हैं फ्री में, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। तो अगर कंपनी की कैपिटल बढ़ रही है किस चीज़ से, बाय इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर, तो उस कैपिटल को कंसिडर नहीं करना है फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। ये 1 लाख अगर बढ़ भी गया फुल्ली पेड बोनस की वजह से बढ़ा है, तो जब हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी लिखेंगे वहाँ इसे कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। आया समझ में। नेक्स्ट, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़ रखा है जब हम लोगों ने शेयर कैपिटल वाला चैप्टर पढ़ा था। सर यही सिनेरियो देखते हैं। यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिख दिया कि ₹1 लाख शेयर्स वर इशूड अगेंस्ट परचेज ऑफ मशीनरी। हमने 1 लाख के जो शेयर थे वो किसके अगेंस्ट में इशू किए, हमने मशीनरी परचेज करी उसके अगेंस्ट इशू किए। 1 लाख रुपीज़ के शेयर मशीनरी परचेज करी उसके अगेंस्ट दिए। सर पैसा आया है, मशीन आई, पैसा नहीं आया, शेयर दिए तो मशीन मिली, पैसा नहीं मिला, और पैसा नहीं मिला तो कंसिडर करेंगे क्या कैश फ्लो में, नहीं करेंगे। अगर आप लोगों ने शेयर फुल्ली पेड दिए तो भी कंसिडर नहीं करना है फुल्ली पेड बोनस शेयर। अगर आप लोगों ने शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश में दिए तो भी कंसिडर नहीं करना है। आया समझ में। नेक्स्ट, अगला बोला है कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स। कंपनी ने क्या किया, डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर दिया, डिबेंचर्स तो कर दिए कम और उनको कन्वर्ट करके क्या बना दिया, शेयर बना दिया। मतलब ऐसा, आपको मान लीजिए ये दे रखा था 10% डिबेंचर्स, आपको डिबेंचर्स गिवन थे ओपनिंग में 1 लाख के, अभी डिबेंचर्स हैं 0। क्वेश्चन में क्या बोला, ओपनिंग में डिबेंचर्स 1 लाख के हैं, क्लोजिंग में 0, और आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोल दिया कि हम लोगों ने क्या किया, डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर दिया किस में, शेयर्स में। तो ये डिबेंचर्स जो कम हुए तो पैसा गया नहीं, ये शेयर जो बढ़े तो पैसा आया नहीं। इसका मतलब सर ये कोई कैश का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं है, ये केवल एक जर्नल एंट्री पास करी, डिबेंचर्स कम करके कैपिटल बढ़ा दी।
आया समझ में? तो इसे कंसिडर नहीं करना है। क्या क्या कंसिडर नहीं करना? इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर, ठीक बात है। इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, सही बात है। और कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स, आ गया समझ में? काफ़ी इजी, ये 3 चीज़ें आपको कंसिडर नहीं करनी है। और क्या क्या मंत्र हैं कि सर अगर आपको डिबेंचर्स के आगे रेट गिवन है, जैसे यहाँ पर मैंने रेट दी, वैसे ही अगर आपको क्वेश्चन में डिबेंचर्स के आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, या यूँ कहूँ कि डिबेंचर्स भी आप छोड़ दीजिए, डिबेंचर्स के अलावा लोन भी गिवन है, लोन, डिबेंचर्स या यूँ कहूँ लोन, दोनों में से कहीं पे भी, डिबेंचर्स हो, लोन हो, बैंक CCOD, कहीं भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है और क्वेश्चन में इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला। क्या बोला? इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और लोन इज गिवन एंड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, कहीं पे क्वेश्चन में नहीं बोला कि कितना इंटरेस्ट का अमाउंट है, क्या है, कुछ नहीं बोला, तो भी आपको इंटरेस्ट को कंसिडर करना पड़ेगा। आप इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, ऑपरेटिंग में प्लस होगा, फाइनेंसिंग में माइनस। आया समझ में? फाइनेंसिंग में कैश का आउटफ्लो, इसलिए माइनस कर रहे हैं। क्लियर हुआ? क्वेश्चन में डिबेंचर्स या लोन के आगे रेट दे दी और क्वेश्चन में इंटरेस्ट के बारे में नहीं भी बोला है तो आपको कंसिडर करना है साहब। आया समझ में? नेक्स्ट, कंसिडर डेट ऑफ इशू और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड लोन्स फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन। क्वेश्चन में अगर आप लोगों को डेट दे रखी है कि सर हम लोगों ने नए डिबेंचर कब इश्यू किए, हम लोगों ने किसी लोन का रीपेमेंट कब किया, अगर डेट गिवन है तो उस डेट को कंसिडर करना पड़ेगा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए। ये जब चीज़ आएगी, जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे उस वक्त ये समझाऊंगा पॉइंट कि इसमें क्या कैसे कैलकुलेशन होगी। आया समझ में? नेक्स्ट, आगे एक और चीज़ बोल दी गुरुजी के मंत्र में कि अगर SPR इंक्रीज हुआ है, इफ SPR इज इंक्रीज्ड कंसिडर इट एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग इनफ्लो फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। मैंने अभी बताया SPR अगर बढ़ रहा है तो जब आप लोग इनफ्लो लिखेंगे, चाहे आप प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स लिखें, प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर्स लिखें, प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर लिखें, अगर SPR बढ़ रहा है मतलब आपको इसको कंसिडर करना पड़ेगा, इनफ्लो के साथ में इसे भी ऐड करना पड़ेगा। आया समझ में? 4 चीज़ें। पहली चीज़ सर 3 चीज़ों को कंसिडर नहीं करना है, फुल्ली पेड बोनस शेयर, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश और कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट की रेट नहीं भी गिवन हो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेट देखो, अगर क्वेश्चन में गिवन है डेट तो उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और लास्ट, अगर आपको SPR बढ़ रहा है, अगर आपको क्वेश्चन में SPR दिया है और SPR अगर इंक्रीज हो रहा है तो आप लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा इनफ्लो के अंदर। आया समझ में? क्लियर हुआ? एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मंत्र फटाफट नोट डाउन कर लो, उसके बाद कुछ और बात करते हैं। फास्ट देखिए, आज की जो हमारी वीडियो आई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा नहीं हो सकता। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक बार लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। उसके अलावा अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक में किसी भी पार्ट में अगर दिक्कत आई है तो प्लीज़ मुझे बताओ, डिस्क्रिप्शन में जाओ, मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है। मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप जाके मुझे वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स मुझे व्हाट्सएप पर कनेक्ट होना चाहते हैं ग्रुप के अंदर, वो व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। आप जाइए वहाँ कनेक्ट हो जाइए। अगर आप लोगों को लगता है कि सर हमें कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ मुझे जाइए वहाँ मैसेज करिए, आपके जितने भी डाउट्स है वो विदिन 24 आवर्स सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूँगा। ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही शेयर करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों को शेयर करो और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में 14 में से 14 लेकर आएंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू एंड बाय।